हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? साथियों, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। साथियों, हम पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट के लिए। और उसमें हम जो है यूनिट 1 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 1 थिंकर्स को पढ़ रहे हैं, सॉरी थियरी को पढ़ रहे हैं। और थियरी में हमने ऑलरेडी 4 क्लासेस देख लिया है। उदारवाद, रूढ़िवाद, समाजवाद और मार्क्सवाद। आज जो हमारा क्लास है वो है नारीवाद, फेमिनिज्म। और हम स्टार्ट करते हैं साथियों नारीवाद को। अगर आप पहले वो क्लास नहीं देखे तो उसको जाके देखिए, उसके बाद से इसको देखिए, ताकि एक लय बना रहे और सब्जेक्ट की आपको अच्छे से नॉलेज हो सके। साथियों, हमारा जो बैच चल रहा है उसका वो है जेआरएफ डेस्टिनेशन, जेआरएफ डेस्टिनी, जेआरएफ डेस्टिनी बैच है ये। और हमारा जो टारगेट है वो है जून में जेआरएफ, जून में जेआरएफ जो अभी आने वाला एग्ज़ाम जो है जून, उसमें जेआरएफ चाहिए। ये हमारा टारगेट है। अगर आप मेरे साथ बने रह रहे हैं साथियों तो हम 80 प्लस क्वेश्चन आपका सही कराने का गारंटी दे रहे हैं। 80 के अराउंड आप सही कर पाइएगा पॉलिटिकल साइंस में, मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। और साथ ही पेपर 1 को भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक यूनिट करके पढ़ेंगे साथियों। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं नारीवाद। साथियों, नारीवाद देखिए, जहाँ भी मैंने बताया हूँ, जहाँ भी वाद आ जाए उस विचार किसी न किसी विचारधारा की बात कर रहा है। और ये है नारीवाद। तो नारी, महिलाओं से रिलेटेड जो विचारधारा हो, जो महिलाओं को समान अधिकार देने की बात का आप देखिए, हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चले गए। अगर वैदिक काल में चलते हैं, इंडियन हिस्ट्री में, तो वैदिक काल में देखते हैं, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। और उसमें जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल में देखते हैं कि जो लगभग दो दो भागों में जो बांटते हैं उत्तर वैदिक काल को, उसमें एक ऋग वैदिक और एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक में तो सभी समान माने जाते थे, महिला और पुरुष जो है वो समान देखे जाते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में देखते हैं कि महिलाओं के साथ भेदभाव होना स्टार्ट हो जाता है। और वहीं भेदभाव हो, वहाँ से स्टार्ट जो होता है आज के समाज में भी आपको देखने को मिल जाता है। जैसे पितृसत्तात्मक विचारधारा के लोग बहुत सारे, मैक्सिमम लोग देखने को आपको मिल जाएंगे। तो 20वीं सदी में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में नारीवाद सामने आता है। नारीवाद का टारगेट ये है कि हमको पुरुष और महिला को जो है समान अधिकार दिया जाए। जैसे एक आंदोलन के साथ साथ एक विचारधारा भी है। यह एक आंदोलन के रूप में जो है 20वीं शताब्दी में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में सामने आता है। और यह एक आंदोलन के साथ साथ एक विचारधारा भी है जो विभिन्न रचनात्मक कार्यों साधनों को अपनाकर, जो विभिन्न रचनात्मक कार्यों एवं साधनों को अपनाकर महिलाओं की महिलाओं के समानता, अधिकार, गरिमा, मुक्ति और सशक्तिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है साथियों जो विभिन्न टूल्स को अपनाकर और महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य करता है, कोशिश करता है, समान बनाने की कोशिश करता है, अधिकार दिलाने की बात करता है, गरिमा दिलाने की बात करता है, उनसे पितृसत्ता से जो मुक्ति है उसको दिलाने की बात करता है। ये एक विचारधारा है। 20वीं शताब्दी के सदी में जो है एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में सामने आया साथियों। देखिए, इसमें जो भी आपको फैक्ट लिखा गया है वो उसको आपको एकदम कंठस्थ करके याद करना है, तभी आप क्वेश्चन से के साथ डील कर पाइएगा। आज देखिए, पितृ शताब्द जो है इतना अंदर तक घुसा हुआ है। आप बॉलीवुड की मूवी देखते होंगे, बॉलीवुड मूवी में एक ही कहानी हर मूवी में रिपीट की जाती है। लगभग सारी मूवी में आप एक ही कहानी देखिएगा कि एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, लड़की कहीं फंसती है और उसको बचाने के लिए लड़का आता है। पर ये आपको क्या मतलब ऐसा नहीं दिखाना चाह रहा है कि महिलाएं जो है कमज़ोर हैं? इसी विचारधारा से लड़ने के लिए, इसी विचार को मिटाने के लिए ये नारीवाद विचारधारा जो है इसका उत्थान होता है। और नारीवाद विचारधारा 20वीं शताब्दी में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में सामने आता है। होपफुली जो मैं बोलना चाह रहा हूँ साथियों, जो आप समझ पा रहे हैं कंसेप्ट क्या है इसका, विचारधारा जो नारीवादी विचारधारा है। आपने शायद, अगर आप उस समय थोड़ा सा एक्टिव होइएगा तो आप मीटू आंदोलन के बारे में सुने हो, जो यूएसए से स्टार्ट होता है, डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में स्टार्ट होता है और पूरे वर्ल्ड वाइड फैलता है। तो मीटू आंदोलन, मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे हो। अगर आप जानते हैं तो मीटू आंदोलन बताइएगा आप मुझे कि वो क्या है, कमेंट बॉक्स में आके साथियों। तो इस तरीके से एक विचारधारा के रूप में सामने आता है। देखिए, यूएस में सैनिको फॉल्स कन्वेंशन जो 1848 में होता है, महिला, वहाँ से महिला जो आंदोलन है वो शुरू होता है। उससे वो जो पॉइंट है वहाँ से महिला आंदोलन शुरू होता है। ये आपको डेट याद रखना है साथियों। आगे देखिए साथियों, सर्वप्रथम, अच्छा ये जो है यूजीसी में पूछा हुआ है कि सर्वप्रथम महिला को अधिकार किसने दिया था। पहले, बहुत पहले पीवाईक्यू है ये। और साथ ही अगर आपको अभी अभी भी पूछ सकते हैं मैचिंग के लिए, तो आप याद रखिए न्यूजीलैंड जो है वो 1893 में महिलाओं को सर्वप्रथम अधिकार देता है मताधिकार के। क्योंकि पहले क्या होता था साथियों, पहले तो आप जो हम आगे पढ़ेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तो वहाँ भी देखेंगे,
कि कैसे एक बहुमत जो है, एक इंसान को एक से ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी है तो उसको जो मत देने का अधिकार था वो था, और महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। पर न्यूजीलैंड ने 1893 में पहली बार मतदान का अधिकार देता है महिलाओं को। सेकंड जो है यूएसए है, 1920 में देता है। और ये राइटर का नाम अभी हम आगे देखेंगे साथियों। तो आप विचार समझ पा रहे हो कि महिला नारीवादी जो विचार है वो क्या कहता है और कब से ये राजनीतिक विचारधारा के रूप में सामने आया है। इतना तो आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, ये जो महिलावादी नारीवादी इसको बांटते हैं फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव में देखिए, फर्स्ट वेव जो है वो 1850 से लेकर 1920 तक होता है। फर्स्ट वेव इसका नारीवादी का पहला वेव है, और इसमें जो है वो राजनीतिक एवं आर्थिक मांग की जाती है, मतलब जो आंदोलनकारी है। एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों की नारीवादी जो होता है वो केवल महिलाएं नहीं होती है, वो पुरुष भी होते हैं। जैसे मैं फेमिनिज्म हो सकता हूँ, मैं फेमिनिज्म को सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं चाह सकता हूँ कि महिलाएं समान हो, तो मैं नारीवादी कहलाऊंगा। ये जरूरी नहीं कि महिलाएं ही है वो नारीवादी हो। फर्स्ट वेव में ये क्या करती है, राजनीतिक और ये जो आंदोलन है वो राजनीतिक मांग और आर्थिक मांग की बात करता है। और इसमें जो कुछ थिंकर्स है वो एलिजाबेथ हैं, स्टेंटन है और सुजान एंथोनी है। इन सब का नाम आपको साथियों कंठस्थ कर लेना है कि नाम को बार बार पूछे। केट मिलेट, बेटी फ्रीडमैन, जर्मेनिया ग्रीर, ये सब, अभी रूबिका वालकर, जूडिथ बल्टर, ये सब नाम पूछते रहता है। सेकेंड वेव देखिए 1960 से और 1980 के बीच में इसका सेकेंड वेव होता है, और ये पितृ सत्ता से मुक्ति चाहता है। यहाँ राजनीतिक मांग कर रहा था, आर्थिक अधिकार की मांग कर रहा था, राजनीतिक अधिकार की मांग कर रहा था। यहाँ पे जो है ये पितृसत्ता से मुक्ति की मांग कर रहा है। और इसमें है केट मिलेट, बेटी फ्रीडन और जर्मेनिया ग्रीर। ये जो थिंकर्स हैं ये सेकेंड वेव में यहाँ पे ये अपना किताब लिखते हैं, अपना जो विचार देते हैं वहाँ पे सेकेंड वेव में ही देते हैं। थर्ड वेव की बात करते हैं। थर्ड वेव जो होता है 1980 से स्टार्ट होता है और अभी तक चल रहा है। थर्ड वेव ही है। इसमें क्या है, नस्ल आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसके मांग को उठाएगा कि ये मिटाना चाहिए, मिटना चाहिए, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसमें जो है थिंकर्स में रूबिका वॉलकर है, जूडिथ बटलर है, ये सब है। साथ ही इसमें लिखा गया है एक पॉइंट यहाँ पे, ये वीवीआई क्यों दिया है कि ये कई बार पूछा हुआ यूजीसी में। फर्स्ट वेव में किस चीज़ की मांग की गई है, सेकंड वेव में किस चीज़ की मांग की गई है, और थर्ड वेव में किस चीज़ की मांग की गई है। देखो ये जो पीडीएफ है साथियों, ये बहुत ही कंक्रीट रूप से इसको बनाया गया है, एकदम शॉर्टकट में बनाया गया है। और इतना भी आप अगर याद रखते हैं, हालांकि इतना याद नहीं रखा, जो मैं कुछ बोल रहा हूँ उसको भी कंसेप्ट के लिए आपको याद रखना होगा, उसको लिखना होगा अपने नोट्स में। पर जितना मैं बोल रहा हूँ अगर आप उतना भी याद रखते हैं तो आप आसानी से 70 के अराउंड क्वेश्चन कर सकते हैं। और 10 क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए आपको अपने मन से लिखना होगा, जो मैं बोल रहा हूँ कंसेप्ट क्लियर चाहिए, तब 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा। और 80 क्वेश्चन तो जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता साथियों। देखिए इसमें लिखा गया है, इसको जब भी पढ़े कंसेप्ट ऑफ राइट को देखिए। कंसेप्ट ऑफ राइट हम आगे पढ़ेंगे कि कंसेप्ट ऑफ राइट क्या होता है, इसी में आगे हम पढ़ेंगे। पर देखिए कंसेप्ट ऑफ राइट को क्यों पढ़ने के लिए यहाँ पे लिखा गया, क्योंकि देखिए वहाँ पे भी कंसेप्ट ऑफ राइट जब आता है तो वहाँ भी फर्स्ट वेव है, वहाँ भी सेकंड वेव है और वहाँ भी थर्ड वेव है। फर्स्ट वेव में वहाँ पे क्या मांग की गई है, थर्ड वेव में क्या मांग की गई, जब हम कंसेप्ट ऑफ राइट पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। और ये जो कन्फ्यूजन है इसी को मिटाने के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि जब भी इसको पढ़िएगा, अब अभी तो नहीं, जब आप मैं कंसेप्ट ऑफ राइट पढ़ा दूंगा, राइट्स जो है वो पढ़ा दूंगा, तो उस टाइम पे आप देखिएगा कि दोनों में क्या जो है, थर्ड वेव, तीन वेव इसमें भी और तीन वेव उसमें भी है, दोनों में आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा करिएगा। इसीलिए जब भी आप इसको पढ़िएगा तब कंसेप्ट ऑफ राइट्स देखिएगा जरूर, कंसेप्ट ऑफ राइट्स देखिएगा जरूर, ताकि वो कन्फ्यूजन जो है वो दूर रहे। और ये दोनों बार बार पूछता है साथियों कि एक तरफ ये फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव दे देगा, और ये बोल देगा कि इसमें इसका मांग किया गया था, इसका मांग किया गया था, इसका मांग किया गया था, आप मैचिंग कर दीजिए इसको। इसी तरह से राइट्स में भी यही पूछता है कि फर्स्ट वेव, सेकंड वेव। ये मुझे लगता है सितंबर 2024 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, सितंबर 2024, या फिर उधर आप सितंबर में नहीं तो दिसंबर 2023 आप देख लीजिए क्वेश्चन पेपर। दिसंबर 2023 मुझे याद आया, दिसंबर 2023 में आप देखिएगा कि ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये वेव जो है मिलाने के लिए पूछा हुआ है। आगे बढ़ते साथियों, की कंपोनेंट्स ऑफ फेमिनिज्म को देखते हैं। देखिए ये क्या करते हैं कि पितृसत्ता की आलोचना करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि नारीवादी लोग जो है वो पितृसत्ता की आलोचना करेंगे। पितृसत्ता में क्या होता है, पितृसत्ता में बोलते हैं कि पुरुष जो है वो बुद्धिमान है, वो संपत्ति का मालिक वहीं करेगा, जो भी डिसीजन लेना वो डिसीजन लेगा। औरतें जो है, जो महिलाएं हैं वो केवल, जैसे रूसो बोलता है, मैं मेरे कथन नहीं साथियों, रूसो जैसे बोलता है कि महिलाएं जो है केवल बच्चे पैदा करने के लिए है। कबीर भी, देखिए कबीर का अलग से हम कभी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि कबीर को हमको पढ़ना है। तो उनका भी यही थॉट है कि महिला और पुरुष में बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं। हालांकि वो
और भी चीज़ों में बहुत अच्छे से कम लिखे हुए हैं, अच्छा विचारधारा है उनका, पर यहाँ पे जाके वहाँ वो जो है वो विचार जो पेश करते हैं कि महिला और पुरुष के बीच जो है वो बहुत ज़्यादा वो भेदभाव करते हैं। तो पितृसत्ता की आलोचना करता है नारीवादी, कहता है कि नहीं, पितृसत्ता अच्छी चीज़ नहीं है, पितृसत्ता समाज के लिए खतरनाक है और पितृसत्ता को मिटाना चाहिए, यानी कि इसको आलोचना करता है। ये सही बात है, जो नारीवादी को सपोर्ट करेगा वो पितृसत्ता की आलोचना करेगा, क्योंकि पितृसत्ता में पुरुष को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, महिलाओं को हीन भावना से देखा जाता है। इसी तरह से अगला जो है व्यक्तिगत ही राजनीति। इस देखिए, इस पॉइंट को समझने के लिए आपको थोड़ा-सा मेरे साथ बने रहना होगा और उसको बड़ी ही डीप में जाके समझना होगा कि देखिए ये जो है, ये यहाँ पे आपको एक शब्द लिख एक सेंटेंस में लिखा गया, 3 ही वर्ड है, पर ये यूपीएससी में साथियों बिलीव करिए, आप क्वेश्चन पेपर जाकर यूपीएससी का पॉलिटिकल साइंस का उठा के देखिएगा, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये जो सेंटेंस है ये यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन है साथियों। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि कह रहा है व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। जैसे घर में आप देखिए 5 मेंबर हैं, घर में 5 मेंबर हैं, 3 अगर पुरुष हैं और 3 में 1 सबसे बड़े हैं और 2 महिलाएँ हैं, 2 महिलाएँ हैं, तो इनका जो बात है वो क्या होगा, इन चारों पे अप्लाई होगा। इस पे भी, इसमें भी और इन दोनों महिलाओं पे भी, इस पे अप्लाई होगा। मतलब देखिए यहाँ पे व्यक्तिगत स्तर पे वो शासन कर रहा है। आप कभी देखिए होइएगा, बहुत ही रेयर कंडीशन ऐसा होगा किसी फैमिली में महिला जो है वो प्रधान हो, महिला प्रधान हो, तो ऐसा नहीं होता है। तो कह रहा है कि व्यक्तिगत स्तर पे जो पितृसत्ता है ना, ये राजनीतिक स्तर पे पितृसत्ता चली गई है। मतलब यहाँ पे आप राजनीति में देखिएगा, इस बार हुआ है 17वीं लोकसभा, 17वीं या 16वीं लोकसभा, 16वीं 17वीं लोकसभा से थोड़ा सा ज़्यादा पार्लियामेंट में महिलाएं आने लगी हैं सांसद बन के। अदरवाइज पहले आप देखिएगा 50 से नीचे ही इन लोगों का जनसंख्या रहता था। तो ये कह रहा है कि व्यक्तिगत जो है, यानी कि जो व्यक्तिगत स्तर पे पितृसत्ता है ना, वो राजनीतिक स्तर पे चला गया है। और अगर राजनीतिक स्तर पे भी ये पितृसत्ता बनी रहे तो महिलाओं का कभी उत्थान ही नहीं हो पाएगा, ये बात ये कह रहा है। ये बात बहुत डीप से सबको समझना होगा साथियों, जो मैं बोल रहा हूँ। लिंग और जेंडर में आपको अंतर समझना होगा साथियों। ये देखिए, ये कंसेप्ट है, ये लिंग मतलब सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है, सेक्स जो बायोलॉजिकल, और जेंडर जो होता है वो सोशल डिवीजन होता है। सोशल डिवीजन सामाजिक स्तर पे, जैसे घर का कार्य महिलाएं करेगी, पुरुष ऑफिस जाएगा, ये सोशल डिवीजन है, सोशल विभाजन है, और इसको जेंडर बोलते हैं। सेक्स बायोलॉजिकल होता है, वो आप ध्यान रखिए साथियों। प्रकार देखिए, अब प्रकार में आते हैं साथियों, इनमें आपको मुझे लगता है कि इसको तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि ये भूलिएगा तो फिर दिक्कत होगा। ये कह रहा है प्रकार में उदारवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, उग्रवादी नारीवाद। अब देखिए साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, मार्क्सवाद को जो हम पढ़ रहे थे आपको बताए थे कि कैसे उदारवादी मार्क्सवाद है, फिर समाजवादी मार्क्सवाद है, उग्रवादी क्रांतिकारी मार्क्सवाद है। तो ये देखिए समाजवाद को जो हम पढ़ रहे थे तब, तो देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये उदारवादी नारीवाद क्या कहता है, मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, आप इस चीज़ को लिखिएगा जरूर साथियों। ये कहता है कि अधिकार दे दो, पितृसत्ता अपने आप समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया, अधिकार दे दो, पितृसत्ता अपने आप समाप्त हो जाएगा। मतलब ये कि आप संवैधानिक रूप से अधिकार दे दीजिए, लीगली अधिकार दीजिए उसको, पितृसत्ता अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये कह रहा है कि आप संवैधानिक रूप से, यानी कि 50% जो सीट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दीजिए, महिलाएं जाएगी वहाँ पे चुन के, और जब उनका प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में बढ़ेगा, राजनीति में बढ़ेगा, हर चीज़ में बढ़ेगा, तो पितृसत्ता जो है वो अपने आप कम हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। कुल मिला के मतलब ये साथियों कि ये लड़ने की बात नहीं करते कि हमको ज़बरदस्ती समाज में जो है वो हिंसात्मक रूप से या फिर ज़बरदस्ती हमको समानता चाहिए, उस तरीके से नहीं। आप लीगली हमको समान बना दो, हम अपने आप समान हो जाएंगे, यानी कि पितृसत्ता को हम अपने आप मिटा देंगे। इसमें जो है मैरी वालेंस्टोन क्राफ्ट है साथियों, इनको हमको पढ़ना है एक थिंकर्स ग्रुप में, जेएस मिल है, इनको भी हमको पढ़ना है। बेटी फ्रीडन, इनका बुक का नाम 2-3 को हमको याद रखना है, और कैरोल पैटमन, ये भी इनके बुक का भी नाम हमको याद रखना होगा। जब हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे तो हम बुक का नाम भी इनके बता देंगे साथियों। तो देखिए, उदारवादी नारीवाद क्या कहता है, बहुत ही उदार तरीके से हम ले आएंगे, संवैधानिक तरीके से हम ले आएंगे, लीगली हम ले आ देंगे, पितृसत्ता को मिटा देंगे और समानता ले आ देंगे, महिलाओं को सशक्त कर देंगे, महिलाओं को मुक्ति दिला देंगे। हम अब लड़के नहीं, उदारवादी तरीके से हम ले आएंगे इस चीज़ को, ये थिंकर्स बोलते हैं। समाजवादी नारीवाद में देखिए क्या कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति के कारण पूंजीवादी व्यवस्था है। अब देखिए, समाजवादी है तो ये पूंजीवादी का क्रिटिसाइज करेगा। कह रहा है कि जो भी महिलाओं का स्थिति है उसका रीजन केवल और केवल पूंजीवादी जो व्यवस्था है वही है, क्योंकि संपत्ति पे हमेशा पुरुषों का अधिकार है। समझ पा रहे हैं साथियों? ये देखिए, ये जहाँ भी आप एक बात समझ जाइए, जहाँ भी समाजवाद की बात आएगी वो पूंजीवाद का क्रिटिसाइज करेगा, और जहाँ भी पूंजीवाद की बात आएगी वो समाजवाद का क्रिटिसाइज करेगा। ये आपको याद रखना होगा।
तो देखिए समाजवादी नारीवाद यही बोलता है कि जो महिलाओं की स्थिति है, जो महिलाओं की खराब स्थिति है, उसका केवल और केवल रीज़न जो है वो है पूंजीवादी व्यवस्था, क्योंकि पूंजी पे जो है वो केवल पुरुषों का अधिकार है, महिलाओं का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए अगर समाज में नारियों का जो स्थिति, महिलाओं का जो स्थिति है, उसको आपको श्रेष्ठ करना है, सशक्त करना है, महिलाओं को मुक्ति दिलाना है, महिलाओं को समानता का अधिकार देना है, तो पूंजीवादी व्यवस्था को नष्ट करो, ये बात बोल रहा है। समाजवादी नारीवाद जो होता है बोलता है कि पूंजीवादी व्यवस्था को नष्ट करो, अपने आप जो महिलाएं हो समान हो जाएगी, महिलाओं को अधिकार मिल जाएगा। इसमें कुछ थिंकर्स है साथियों, चार्ल्स फूरियर है, फेडरिक एंजल है, अगस्त बेवेल है, जूलियट मिजेल है और शीला रो बाथम है। इन सबको आपको याद रखना होगा, ये लिख के आपको रखना होगा और याद भी रखना होगा साथियों। उग्रवादी नारीवाद, आपको याद है जब हम मार्क्सवादी पढ़ समाजवाद में मार्क्सवाद को देख रहे थे, समाजवाद में जितने भी टाइप्स हम देखे थे उसमें मार्क्सवाद को जो हम देखे थे, तो मार्क्सवाद क्या बोलता है कि जो साम्यवाद लाने की हम जो बात कर रहे हैं वो ऐसे नहीं आएगा, समोसे प्लेट में रख के जैसे समोसे आए तो उस तरीके से नहीं आएगा, आपको ज़बरदस्ती लड़ के लेना होगा। उग्रवादी नारीवाद का भी यही कुछ फंडा है और ये लोग भी यही बोलते हैं कि देखो समाज को पूरी तरह से नया आकार देने की बात करते हैं। मतलब ये कि समाज जो अभी जिस पैटर्न पे चल रहा है, जो समाज का आकार है उसको पूरा ही बदल दो, नए तरीके से ले आओ, यानी कि लड़ के ले आओ, लड़ो, चाहे हिंसात्मक मार्ग को अपनाओ, जो भी करो, पर उग्र उग्र तरीका को भी हम अपना सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, पूरे जो अभी का व्यवस्था है, जो आकार है समाज का, उसको हम बदल देंगे और फिर समान रूप से महिलाओं और पुरुषों को बराबर करके तब हम एक नया समाज बनाएंगे। मतलब ये है कि पूरे को मिटा दो और फिर से नया समाज बनाओ जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों बराबर हो। ये बात ये उग्रवादी नारीवादी बोलते हैं। पर आपको क्या लगता है साथियों, आप अपना भी विचार बताइएगा। और मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से जस्टिसेबल नहीं है, अगर ले आना है, देखिए ले आना तो पड़ेगा ही समाज को। अगर समाज का विकास चाहिए, समाज में अगर जब तक समानता नहीं होगा, हम 50%, ये अम्बेडकर भी बोले थे कि हम 50% आबादी को छोड़ के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। महिलाएं 50% होती है, तो इसीलिए अगर विकास करना है तो समानता तो ले आना पड़ेगा। पर उसका रास्ता क्या होगा और किस तरीके से समाजवाद ले आना होगा ये भी ज़रूरी है, क्योंकि उग्र तरीके से अगर हम नारी समाजवाद, सॉरी मैं समाजवाद बोल दिया, उग्र तरीके से अगर हम नारीवाद ले आते हैं तो मुझे लगता है कि वो उसका रिजल्ट जो है बहुत बेटर नहीं हो पाएगा। इसमें कुछ थिंकर्स है साथियों, वर्जीनिया वुल्फ है, साइमन द वेवर है, इनका एक बुक है, बड़ा ही फेमस बुक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हालांकि नीचे मिल भी जाएगा। पर ये अभी पूछा हुआ था, अभी जो 4 जनवरी को 6 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ है, 6 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा, फिर शायद 4 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ उसमें भी पूछा हुआ था। तो आप इनको, इनका जो बुक है बड़ा ही फेमस बुक है साथियों, मुझे बताइएगा। जब हम समाजवाद को शायद पढ़ रहे थे तो वहाँ भी देखे थे बुक का नाम क्या है। अगर आप नहीं जानते हैं तो समाजवाद की वीडियो देखिए तो उसमें मिल जाएगा, या फिर नीचे हम बता देंगे आपको। सोलमिथ, फायरस्टोन है, केट मिलेट है, ये 2-3 नाम आपको साथियों, जैसे केट मिलेट है और साइमन द वेवर है, ये लोग जो है उग्रवादी नारीवादी है, इनका नाम आपको हमेशा याद रखना होगा। बाकी ये 2 और नाम है आप याद रखिए, और भी नाम हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट ये है। अश्वेतवादी नारीवादी कहते हैं साथियों, ये भी यूजीसी में पूछा हुआ है, ये भी यूजीसी में पूछा हुआ है। इसका जो उत्पत्ति देखिए, यूएसए में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक का जो स्किन है वो ब्लैक है, और ये आप देखिएगा ओबामा जी हैं वो भी ब्लैक से ही बिलोंग करते थे, ओबामा जो राष्ट्रपति बने हुए थे अमेरिका के। और एक जो है उनका स्किन जो है वाइट है, जो ब्रिटिश मूल के लोग हैं। तो वहाँ पे जो है अश्वेतवादी नारीवादी आता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो श्वेत और अश्वेत नारी हैं उन दोनों में भेदभाव किया जा रहा था, उसको मिटाने के लिए आता। कहा कि नस्ल, लिंग, वर्ग के आधार पर भेदभाव, इसके लिए बेल हुक ने साम्राज्यवादी श्वेत वर्चस्व पूंजीवादी प्रतीक का नारा दिया। समझ पा रहे हैं इस बात को? मैं इसको देखिए, मैं सिंपल शब्दों में समझाना चाह रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझिए। ये कह रहा है कि जो नस्ल के आधार पर भेदभाव, जैसे अफ्रीकन मूल के कुछ लोग हैं वहाँ पे और ब्रिटिश मूल के भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग जो रेड इंडियंस जिसको बोला है तो वहीं के हैं, और कुछ लोग जो है ब्रिटिश मूल के हैं वो थोड़ा सा वाइट हैं। तो ये कह रहा है कि जो ये साम्राज्यवादी श्वेत वर्चस्ववादी की बात हो रही है, यानी कि जो ब्रिटिश मूल के जो लोग हैं जो सफ़ेद हैं, जो अश्वेत लोगों पे जो क्या टॉर्चर कर रहे हैं, जो एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो श्वेत लोग अश्वेत नारियों को सताते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है और इसको हटाना चाहिए। यही अश्वेत नारीवाद बोलता है साथियों। ये इसका जन्म जो है यूएसए में होता है, और बेल हुक जो थिंकर्स हैं ये इसके प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं साथियों। तो इसको आपको याद, अन्य विचारकों में ये 2-3 नाम है और भी, इसको याद कर लीजिएगा। बेल हुक और 2 और ये नाम है, इसको आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो अश्वेत नारीवादी आपको इतना याद रखना है कि कहता क्या है, और इतना ये भी याद रखना है कि इसका जन्म जो है कहाँ होता है, क्योंकि यही यूजीसी में पूछा हुआ है कि अश्वेत नारीवादी का संबंध कहाँ से है।
पोस्ट नारीवादी शास्त्रीय नारीवाद के विरोध में आया साथियों। देखिए तथा कहा कि अब आवश्यकता महिलाओं को समाज की में अपना स्थान बन। देखिए सिंपल सी बात है साथियों, मैं आपको समझा रहा हूँ। जब हम ऊपर देख रहे थे शास्त्रीय नारीवाद, तो नारीवाद कह रहा है कि समानता लाने की ज़रूरत है, पर ये कह रहा है कि नहीं, जिस तरह से तुम बोल रहे हो कि संविधान के थ्रू समानता आ जाएगी, लीगल तरीके से आ जाएगी, समानता लाने की ज़रूरत नहीं है। ये कहा कि आवश्यकता अब महिलाओं को स्थान बनाने की है, समाज में अपना स्थान बनाने की है। जैसे पार्लियामेंट में जाए, राजनीति में भाग ले, और भी जितनी भी कंपनियां हैं उसमें भी जाए। बराबरी का अधिकार, अपना लड़ के अधिकार लेने की बात है, अपने समाज में अधिकार बनाने की बात है, न कि हम मांग के और तब अपना अधिकार बनाएं। यही बात है साथियों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ये दो थिंकर्स का नाम है, आप इनका नाम जो है वो याद रख लीजिएगा। बाकी नारीवादी छोटा टॉपिक है साथियों, इतना अगर आप याद रखते हैं, एक जो भी बात, एक दो थिंकर्स जो नहीं है इसमें, जिसका बुक है वो सब नहीं है, तो उसको हम आगे में देखते रहेगा हमेशा। तो आप परेशान ना होइए, और इतना भी अगर आप याद रखते हैं साथियों, तो मुझे लगता है कि 80 क्वेश्चन टच कर पाइए अगर कंसेप्ट के साथ इसको याद रखते हैं तो। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, अब मल्टीकल्चरिज्म को लेके। यूनिट 1 का ही वो भी टॉपिक है, मल्टीकल्चरिज्म, बहुसंस्कृतिवाद, उसको लेकर हम अगले क्लास में उपलब्ध होते हैं। थैंक यू सो मच साथियों वीडियो देखने के लिए।